अ वेरी वार्म ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज का लेक्चर हम लोग का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, और हम लोगों का आपका आ जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज, रिट्स। ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपका आर्टिकल 32 और 226 दोनों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, ये 12 to 35 है। ये आपको इन्फोर्सिएबल होता है। इन्फोर्सिएबल मतलब अगर कोई आपका अधिकार का हनन करता है तो आप सीधे सीधे कोर्ट में जा करके इसको बोल सकते हैं कि मुझे इसके लिए रेमेडी चाहिए। रेमेडी मतलब क्या, कि मुझे इसका भुगतान चाहिए, पैसे दो या तो उसे जेल में डालो। तो ये आपको रेमेडी मिल जाता है। यही डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज आपका एनफोर्सिएबल नहीं होता है, मतलब कि आप करें या ना करें, ना भी करें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हो गया फंडामेंटल राइट्स का बेसिक चीज। ठीक है। ये गारंटी होता है सब सिटीजन्स को। ठीक है, सब सिटीजन्स को ये गारंटीड होता है, लेकिन कुछ कुछ राइट्स है जो सिर्फ आपके इंडियंस को होता है। ठीक है, वो भी हम लोग देखने वाले कि कौन कौन से राइट सिर्फ इंडियन को अप्लाई होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग आर्टिकल 12 से। तो आर्टिकल 12 हम लोग का क्या है, आर्टिकल 12 हम लोग को बताता है कि आखिर स्टेट है कौन। ठीक है, आखिर स्टेट होता क्या है। तो इसका बात है कि स्टेट आपको होता है कि जो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बस बता देते हैं, ज्यादा लिखते नहीं है। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, मतलब हर राज्य की सरकार, और कोई और लोकल या अदर अथॉरिटीज जो कि इंडिया में है और गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये आपका अदर अथॉरिटीज बहुत लंबा चीज है, लेकिन हम लोग को उतना पढ़ना नहीं है क्योंकि हम लोग के सिलेबस में उतना ज्यादा है नहीं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 13 आपका लॉ के बारे में बात करता है कि व्हाट इज लॉ, व्हाट इज लॉ। ठीक है, इसके बाद जो मेन हम लोग का शुरू होता है वो होता है 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट्स जो कि आपका आर्टिकल 14 से शुरू होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल 14 हम लोग को क्या होता है, आर्टिकल 14 होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि सबको समान नजर से हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबको समान आपको कानून के तहत आपको सजा मिलेगी, आपको बचाव मिलेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। और इसके बाद आता है आर्टिकल 15 जो कि होता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये आपको डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, यहाँ लिख देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन से मतलब क्या होता है, याद करते चलिए, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं, जल्दी जल्दी सब पढ़ लिया जाता है। कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि हम किस ये जो इंडिया के अंदर किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, जाति, धर्म, उसके लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ, या तो वो महिला है, बच्चा है, या कोई भी थोड़ा कम आय वर्ग का है, किसी भी तरीके से उसके अगेंस्ट भेदभाव नहीं होगा। इसको कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फिर आर्टिकल 16 अगर हम लोग इसी में आगे बढ़ जाएं, आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग आपको समान अवसर देंगे। ठीक है, आपको किसी कोई अगर महिला है तो उसको लेने से मना नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा है, बच्चा मतलब इन द सेंस 19-20 साल का, 18 साल से ऊपर ही, उसके बाद ये सब हम लोग करने मना नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब हो जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट के अंदर। 17 आ जाता है आपका अनटचेबिलिटी। ठीक है, 17 आ जाता है आपका अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि छूत अछूत नहीं करना, ये तो नॉर्मल सबको पता है। और इसका 18 हो जाता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब किसी भी हम आपको टाइटल्स नहीं देंगे। टाइटल्स कैसा, कि आपको कुछ भी
महात्मा का टाइटल जैसे महात्मा गांधी को मिला था, तो ऐसे सरकार कोई भी किसी को टाइटल्स नहीं देगी अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक और मिलिट्री। ठीक है, आपको एकेडमिक और जैसे कि आपको डॉक्टर का मिल सकता है, आपको भारत रत्न का मिल सकता है, ये सब आपको जो एक स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन है ये सब का आपको टाइटल्स मिल सकता है। ठीक है, अब आता है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, इसी के बाद हम लोग का अगला वाला आता है कि राइट टू फ्रीडम क्या होता है। राइट टू फ्रीडम हम लोग का डिफाइंड है आर्टिकल 19 से 22। तो राइट टू फ्रीडम क्या कहता है? आर्टिकल 19 के तहत हम लोग को 6 फ्रीडम दिया जाता है। 6 फ्रीडम हम लोग को दिया जाता है, उसमें सबसे पहले आता है स्पीच, कि हम कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ बोलेंगे तो हम लोग मिल के बोल सकते हैं, है ना, मिल के बोल सकते हैं। अगर मिल के बोल रहे हैं तो हम लोग अपना संघ बना सकते हैं, अपना एसोसिएशन बना सकते हैं। वही एसोसिएशन के साथ हम लोग घूमने जा सकते हैं। ठीक है, घूमने जा सकते हैं। और वही जब हम लोग घूमने जा रहे हैं तो हम लोग कहीं भी जाके रिसाइड कर सकते हैं, कहीं भी जाके रुक सकते हैं। और कहीं भी जाके हम लोग रुक सकते हैं तो कहीं भी जाके वहाँ पे करना क्या होगा, तो वहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं, जो मन आया हम लोग को वो। ये हो गया आर्टिकल 19 के तहत आपका 6 फ्रीडम। फिर आ जाता है हम लोग का आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि आपको प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, इसको बोला जाता है कि कोई भी आदमी को, ठीक है, 3 प्रोटेक्शन मिलेगा। कैसा कैसा प्रोटेक्शन मिलेगा? 3 प्रोटेक्शन हम लोग को मिलेगा। एक मिलेगा, किसी को भी उस ऑफेंस के लिए नहीं कमिट किया जाएगा जो जिसका एक्ट नहीं है। ठीक है, 3 इसमें सिनेरियो दिया गया है। ठीक है, अगर आप जब कमीशन करते हैं, आप कोई क्राइम करते हैं, उस समय उससे रिलेटेड कोई भी एक्ट नहीं है तो आपको सजा नहीं दिया जाएगा, पहली बात। किसी भी आदमी को एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और किसी भी आदमी को अपने अगेंस्ट गवाही देने के लिए आप उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते अपने अगेंस्ट ही गवाही देने के लिए। 3 चीज इसमें कही गई है। पहली क्या चीज, कि अगर आपने कोई क्राइम किया है और उसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है तो आपको सजा नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कल को लॉ बना दिए और आपको 2 दिन पहले का क्राइम था तो उसमें सजा दे दिया, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते। ठीक है, उसी के बाद आप किसी को भी अपने ही अगेंस्ट गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। 3 चीज आर्टिकल 20 में कहा गया है। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि आपको जीने का अधिकार है। ठीक है, इसी के अंदर आ जाता है आपका 21 एज, यानी कि राइट टू एजुकेशन। इसी में आ जाता है राइट टू डाई विद डिग्निटी, और बहुत सारी चीज। राइट टू डाई विद डिग्निटी क्या होता है, कि बहुत सारे जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मर जाते हैं और उनकी कब्र में से कुछ चोरी हो जाता है। ठीक है, तो उन पे केस कौन करेगा, क्योंकि वो तो लिविंग व्यक्ति है नहीं, उनके अगेंस्ट कोई क्राइम क्राइम होता नहीं है। तो लेकिन उसका भी आपको एक बाद में आया कि राइट टू डाई भी एक आपको राइट है, कि आपको मरने के बाद भी आपके कब्र के साथ कोई छेड़खानी ना करे, कुछ चुराए ना। तो ये हो जाता है आपका राइट टू डाई। ये भी आपका राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है। फिर आ जाते हैं आर्टिकल 22। ठीक है, 22 क्या कहता है? ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें मतलब क्या हो गया, कि आप जैसे ही अरेस्ट होते हैं, आपको 3 4 चीजें हैं। मैं बेसिक बेसिक चीजें हम बता देते हैं, सब लिख नहीं रहे हैं क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है इतना। ठीक है, बस आपसे पूछा जाता है, हम बोले कि एकदम बेसिक टू एडवांस आपको अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा से दे देंगे, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन सबसे आसान सब्जेक्ट लगने लगे। ये मेरा काम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसमें क्या कहता है, कि जो भी आदमी अरेस्ट हो रहा है उसको अपना ग्राउंड बताइए कि भाई हमको आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, जो अरेस्ट हुआ है उसको अपने वकील से बात करने का अधिकार दीजिए। ठीक है, और 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित कराइए। और अगर
24 घंटे के बाद वो हो रहा है तो तुरंत तुरंत लेके जाइए और पूछिए, मजिस्ट्रेट को जमा करिए कि क्यों इतना लेट हुआ। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? ये हो गया आर्टिकल 23 और 24। इसको याद कैसे करिए? ये आपका बात करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मानव तस्करी। उसी के बाद आ जाता है आपका चाइल्ड लेबर। इसको याद कैसे करना है कि पहले ह्यूमन होंगे तब तो चाइल्ड आएंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके चाइल्ड लेबर। फिर आ जाते हैं हम लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजियन में। आपका आर्टिकल 25 to 28। ये क्या बात करता है? ये बात करता है आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजियन का। इसमें कैसे शुरू करेंगे कि आपको फ्री है कि आप कोई भी प्रोफेशन फॉलो करें। ठीक है, प्रोफेस प्रैक्टिस आप अपना प्रोपगेट करिए, अपना फैलाइए धर्म को। ये सब चीज़ आप लोग आराम से कर सकते हैं 25 के तहत। ठीक है। 26 क्या कहता है? यहीं पे हम लोगों का 26 कहता है कि आपको अपना रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का अधिकार है। जैसे कि आप इंस्टीट्यूशन बनाइए, मुस्लिम लोग मदरसा बनाते हैं, वो मदरसा बनाइए। ठीक है, ये सब आपको संविधान अधिकार देता है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? 27 यहीं पे हम लोग को कहता है कि कोई भी आदमी को टैक्स पे करने पे हम लोग मजबूर नहीं करेंगे, कोई एक पार्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस डोमिनेशन डिनोमिनेशन को बचाने के लिए। मतलब क्या होता है कि या कोई स्पेसिफिक धर्म के मंदिर या किसी को बचाने के लिए हम टैक्स नहीं उस पर मजबूर करेंगे देना। ठीक है, फ्रीडम हो गया। फिर वही आर्टिकल 28 क्या कहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए आप इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं कि आप जो भी आपको सिखाए। ठीक है, बस इसमें अंतर क्या है कि इसमें इसको कोई भी स्टेट पैसा नहीं देगा, फुल्ली फंड स्टेट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए। फिर आ जाता है आपका आर्टिकल 29 और 30। 29 और 30 को क्या कहा जाता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये क्या करता है? आर्टिकल 29 और 30। ठीक है, 29 क्या कहता है? कोई भी जो सिटीजन है उसका अपना लैंग्वेज है, कुछ भी है, लेकिन उसको कंजर्व करना है, मतलब उसको बचा के चलना है। ऐसा नहीं कि उसका पूरा प्रजाति खत्म हो जाए। फिर आर्टिकल 30 वहाँ वही क्या कहता है कि जो माइनॉरिटी है वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं अपना फैलाने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 31 आपका राइट टू प्रॉपर्टी होता था, वो हटा दिया गया है। फिर आता आपका आर्टिकल 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग नया वाला में करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32। इसी को बी आर अम्बेडकर ने कहा था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही एक ऐसा आपका प्रावधान है कि अगर आपका राइट टू कोई भी राइट, फंडामेंटल राइट आपका हनन होता है, आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बताने के लिए कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको क्या कहा जाता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज लिख देते हैं। इसी के अंतर्गत आपके 5 रिट्स आते हैं और हाईकोर्ट के 226 के अंडर 5 रिट्स आपके आएंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अंतर्गत आपके 5 रिट्स आते हैं। 5 रिट्स कौन कौन सा हो गया? सबसे पहले हो गया आपका हेबेइस कॉर्पस। ठीक है, सबसे पहला हो गया हेबेइस कॉर्पस। हेबेइस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है यू शैल हैव द बॉडी। ठीक है, यू शैल हैव द बॉडी। लेकिन इसका असली मतलब क्या होता है, समझे कैसे? इसका मतलब ये होता है कि जो आदमी को आप लोग डिटेन करके रखे हैं, ठीक है, अपने पास जबरदस्ती रखे हैं, उसको सामने लेकर के आइए। ठीक है, और किस लिए उसको आप डिटेंशन में रखें, किस लिए आप उसको जेल में बंद करके रखें, हम लोग को सही रीजन बताइए। ठीक है,
आप लोग अगर मान लीजिए कोई जेलर या कोई मजिस्ट्रेट उसको जबरदस्ती के लिए जेल में रखा हुआ है, 24 घंटे से ज्यादा हो गया, मजिस्ट्रेट के पास ही नहीं लेके गया, तुरंत जाएंगे कोर्ट में केस करेंगे, आप रिट इशू करने के लिए बोलेंगे कि हेबियस कॉर्पस का रिट इशू करिए, वो कहाँ रखे हुए हम लोग को कुछ बता नहीं रहे हैं, किसी कोई रीजन नहीं दिया, कोई ग्राउंड नहीं दिया, 36 घंटे पार हो गए, उनको मजिस्ट्रेट के सामने लाना था, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लेके आए, तो आपका कौन सा रिट इशू होगा, हेबियस कॉर्पस का रिट इशू होगा कि आप सामने ले करके आइए। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका, जस्ट अ सेकेंड, दूसरा आ जाता है आपका मैंडमस। ठीक है, मैंडमस हम लोग का दूसरा रेट आ जाता है। मैंडमस का मतलब क्या होता है, वीक कमांड। ठीक है, वीक कमांड, इसका मतलब क्या होगा कि ये एक कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, किसको इशू किया जाएगा, ये इशू किया जाएगा या तो आपको पब्लिक ऑफिशियल को, ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल को, कोई स्पेसिफिक बॉडी को, बॉडी यानी कि कोई स्टैट्यूट के अंदर बनाई गई बॉडी, कोई लॉ के अंदर बनाई गई बॉडी, किसी कॉरपोरेशन को, ठीक है, किसी कॉरपोरेशन को, या तो किसी आपको इंफीरियर कोर्ट को। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो मानो, करो ये काम, ये हो गया आपको मैंडमस की तुरंत ये काम करो तुम लोग। इसी के बाद आ जाता है तीसरा प्रोहिबिशन, और चौथा आ जाता है आपका सर्च्योररी। ठीक है, ये दोनों का मतलब समझिए। देखिए, पी से आप मान लीजिए प्रिवेंशन और सी से मान लीजिए आप क्योर। ठीक है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रोहिबिशन पहले आता है, सर्च्योररी बाद में आता है। तो इसका काम क्या होता है, मान लेते हैं कोई एक ऐसा कोर्ट है जो ऐसा मैटर देख रहा है जिसमें उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है मतलब कि वो देख ही नहीं सकता है। ठीक है, मान लीजिए फैमिली कोर्ट आपका फाइनेंशियल मैटर देख रहा है, दो कंपनी के बीच का जो आपका डिस्प्यूट हुआ है, वो फैमिली कोर्ट देख रहा है, वो देख ही नहीं सकता है, तो तुरंत जो आपको हायर कोर्ट आएगा वो प्रोहिबिशन करेगा। प्रोहिबिशन कब करेगा कि मान लीजिए वो मैटर देख रहा है, ठीक है, देखते देखते उसको अभी तक पूरा रिजल्ट कुछ नहीं सुना है, तुरंत उसको प्रोहिबिट कर देगा कि यही तुम इधर भेजो, तुम नहीं देखेगा। ठीक है, ये प्रोहिबिट, अगर वो कुछ ऑर्डर पास नहीं किया तो प्रोहिबिट। मान लीजिए कि वो कोई डिसीजन पास कर दिया है, तो उसको वो डिसीजन को क्वॉश करेगा, और वो क्वॉश जब करेगा उसके बाद जब वो लेगा तो वो आ जाएगा आपका ओफो सर्च्योररी में। ठीक है, जब वो क्वॉश करेगा तब उसको आ जाएगा सर्च्योररी में, अगर मतलब कि कोई कोर्ट डिसीजन दे दिया है और वो उसके केपेबल नहीं है तो वो आ जाएगा आपको पहले सर्च्योररी में, और अगर वो डिसीजन नहीं दिया है, अभी प्रिलिमिनरी स्टेट में है, तो वो हो जाएगा प्रोहिबिशन में। ठीक है, इसी के बाद पांचवा आता है आपका को वारंटो। ठीक है, क्या है हम लोगों का को वारंटो। को वारंटो का क्या मतलब, बाई व्हाट वारंट या अथॉरिटी, लिटरल मीनिंग क्या है, बाई व्हाट वारंट स्लैश अथॉरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको एक रिट इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये तो सबको पता है, लेकिन जो एक आदमी पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है, ठीक है, वो पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, उसको बताया कि तुम कैसे होल्ड किया है। मान लीजिए कि वो कोई गलत जगह से, मतलब कोई गलत तरीका से होल्ड कर रहा है या कुछ भी, ठीक है, वो कोई गलत तरीका से या कुछ भी आपको होल्ड कर रहा है, तो हम लोग उससे बुला के पूछ सकते हैं कि आप लोग क्यों होल्ड कर रहे हैं, राइट, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप रीजन बताइए। इसमें अंतर क्यों होता है, अगर कोई गलत तरीके से होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो कोई सही तरीके से होल्ड करता उसका भी तो अधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं, कि अगर कोई गलत तरीके से होल्ड कर रहा है तो आपको जो गलत सही तरीके से वहां आना चाहिए उसका भी तो अधिकार का हनन हुआ, करेक्ट। तो उसी को बोलता है को वारंटो की आप बता, और ये केवल केवल आपको पब्लिक अथॉरिटी के पास ही आता है। ठीक है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के पास ही आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा।
ये हो गया हम लोगों का एक चीज, पब्लिक अथॉरिटी। आर्टिकल 226, जो आपका आर्टिकल 32 होता है वही आपका आर्टिकल 226 होता है स्टेट लेवल में हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, क्लियर है। ये सारे हो गए आपके रिट्स और आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 और आपके आर्टिकल 226। अब हम लोग आपका आगे बढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अब हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका डीपीएसपी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग का ये लेक्चर आज का खत्म होगा, छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर, जो कि आपको अगेन मिल जाएगा कल या आज शाम में, जैसा कि या तो फिर अपलोडेड होगा अगर आप लोग अभी देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने डीपीएसपी पर। डीपीएसपी क्या कहता है? ठीक है, डीपीएसपी में कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स ही हैं जो हम लोग को याद रखने हैं। हम आपको बता सब देते हैं लेकिन वही हम लिखेंगे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आर्टिकल 38 सबसे पहला जो आता है सोशलिस्ट डायरेक्टिव्स। ठीक है, सोशलिस्ट डायरेक्टिव्स, ये है आपको कब से कब, आर्टिकल 38 टू 47। इसमें क्या क्या आता है? 38 में आता है स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर, मतलब कि आप लोगों की मदद करिए। 39 में यहाँ पे मेन हो जाता है जो आपको याद रखना है। 39 क्या है? 39 आपको कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, कि आपको इक्वल पे होना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद 39 ए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कहता है आपको फ्री लीगल एड। ठीक है, फ्री लीगल एड, ये कब आया था? तो ये आया था आपका 42nd अमेंडमेंट में। ठीक है, चलिए उसके बाद आर्टिकल 41 कहता है कि हमको काम करने का, पढ़ने का अधिकार है। 42 कहता है अच्छे कंडीशन में रहने का अधिकार है। 43 हम लोग को कहता है कि लिविंग वेज जीने का अधिकार है। 43 ए हम लोग को कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर जरूरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सारी चीजें हो गई। ये आपका 38 टू 47, ये 38 टू 43 कर दीजिए, इसको 38 टू 43 कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का आगे आ जाता है गांधीयन डायरेक्टिव्स। ठीक है, गांधीयन डायरेक्टिव्स, तो गांधी जी के द्वारा जो उनके जो आपको मेनली थे, तो वो सब किस में आएंगे? यहाँ पे 38 39 आया। ठीक है, यहाँ पे एक आर्टिकल आ जाता है 40। ठीक है, यहाँ पे एक आर्टिकल आ जाता है 40। क्या कहता है? कि आपको विलेज पंचायत बनने चाहिए, ये सब कहता है। ठीक है, 43 बी क्या कहता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी होने चाहिए। 43 कहता है कॉटेज इंडस्ट्री होना चाहिए। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हम लोग। मेन आपको आ जाता है लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव, जो कि आपका थर्ड होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्टिकल 44 जो कि आपका यूसीसी के बारे में बात करता है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि इस पूरे समान नागरिक संहिता। अभी क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक रिलीजन के आधार पर भी आपको सजा मिलती है या तो नहीं मिलती है। जैसे कि आपके अगर कोई हिंदू दो शादी कर लेता है तो आपको सजा मिल जाएगी, लेकिन वहीं अगर एक मुस्लिम दो शादी करता है तो उनको सजा नहीं मिलती है। तो यही यूसीसी के तहत आपको समान हो जाएगा कि अगर कोई भी दो शादी करता है तो उसको सजा मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा फंडामेंटल ड्यूटीज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग का अभी का लेक्चर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग का किससे लिया गया है? अच्छा, इसी में आपका होमवर्क हो जाएगा कि आप बताइएगा कि आपको यहाँ पर फंडामेंटल राइट किससे लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। डीपीएसपी किससे लिया गया था? ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और ये होमवर्क हो गया। और फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग का लिया गया था यूएसएसआर से। ठीक है, अब इसमें हम लोग का क्या क्या, इसमें टोटल हम लोगों के जो हैं आपके यहाँ पर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं। ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं। क्या क्या हो गए वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज? उसमें हो गया कि सबसे पहले हमको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलना है, नोबल आइडियाज चलना है, हम लोग को सोवरेनिटी को अपहेल्ड करना, याद नहीं करना है, बस फंडामेंटल ड्यूटीज में जो पढ़ना है वही हम बता रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद आपको सोवरेनिटी को अपहोल्ड करना है, देश को डिफेंड करना है, आपस में प्यार से हारमोनी से रहना है। ठीक है। आपको हेरिटेज को करना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है 51 का ए, इसमें आपको सारा फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। और इसका जी वाला जो है, ये बात करता है आपको इन्वायरमेंट के लिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, एच वाला जो है साइंटिफिक टेम्पर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बात करता है। पब्लिक प्रॉपर्टी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक्सीलेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई आपकी फंडामेंटल ड्यूटी से, बस जो पढ़ना था वही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का होगा वो होगा आपका यूनियन और स्टेट का रिलेशन के बीच में। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसमें बेसिकली देख लें कि जो केंद्र सरकार है वो कैसे सेलेक्ट होती है, पार्लियामेंट का आर्टिकल क्या है, मेनली वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, वो और आपका इमरजेंसी। ठीक है। दोनों हम लोग अगले लेक्चर में आपका कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है वो हम लोग का कवर हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एक लेक्चर, मतलब तीसरा, चार लेक्चर्स में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, एनफोर्सिएबल होता है। ठीक है। इसके बाद क्या पढ़े हम लोग, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़े, डीपीएसपी पढ़े। ये दोनों क्या होता है, ये आपको नॉन एनफोर्सिएबल होता है। ठीक है। चलिए, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। रिट्स हम लोग पढ़ लिए, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिट्स हो गया, जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत कोर्ट इशू कर सकता है। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।